कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक कमरे में दाखिल होता है। वो बहुत खुश है, उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा और रोमांटिक पल बस आने ही वाला है। बिल्कुल, एक सरप्राइज की उम्मीद में। हाँ, एग्जैक्टली। उसे बताया गया है कि ये एक विदेशी शैली का या वेस्टर्न स्टाइल का सरप्राइज प्रपोजल है। वो खुशी खुशी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने देता है। यहाँ तक कि वो अपने हाथों और पैरों को एक कुर्सी से बांधे जाने का भी विरोध नहीं करता, जो कि सुनने में ही काफी अजीब है। वही तो, मतलब उसे लगता है कि ये प्यार का कोई बहुत ही अनोखा और ट्रेंडी इजहार है, लेकिन असल में वो एक बेहद सावधानी से रची गई मौत की साजिश का हिस्सा बन रहा होता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम बेंगलुरु से सामने आए एक ऐसे ही खौफनाक मामले का विश्लेषण करेंगे। हमारे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स और द ट्रिब्यून की बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट्स हैं। और इन रिपोर्ट से काफी चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। हाँ, तो हमारा मिशन आज सिर्फ इस अपराध की खबर को पढ़ना नहीं है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम इस जघन्य अपराध के पीछे की घटनाओं के क्रम या कहें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझेंगे और उन सबूतों की पड़ताल करेंगे जो साबित करते हैं कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। सही कहा, ये कोई एक्सीडेंट या गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। ये एक पूरी तरह से सोची समझी और प्री प्लान्ड साजिश थी। ये मामला हमें इंसानी मनोविज्ञान के उस अंधेरे पक्ष में ले जाता है जहां विश्वास को ही हत्या का हथियार बना दिया जाता है। देखिए, इस घटना की सबसे डरावनी बात इसका रिजल्ट नहीं है, बल्कि इसकी पूरी प्रोसेस है, मतलब वो प्रक्रिया। हम क्रिमिनोलॉजी में अक्सर क्राइम ऑफ पैशन, यानी जो अचानक गुस्से में हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, क्राइम ऑफ पैशन और प्रीमेडिटेटेड यानी पूर्व नियोजित हत्या के बीच के फर्क पर बात करते हैं। मनोविज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये मामला पूर्व नियोजन की एक परफेक्ट केस स्टडी है। कैसे? क्योंकि इसमें हर एक कदम, हर एक शब्द, यहाँ तक कि टाइमिंग का जो चुनाव था ना, वो सब एक तय स्क्रिप्ट का हिस्सा था। तो आइए इस स्क्रिप्ट की शुरुआत से ही पर्दा उठाते हैं। इससे पहले कि हम समझें कि अपराध कैसे हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है कि इस खौफनाक जाल की शुरुआत कहाँ से हुई। बिल्कुल, उनके बैकग्राउंड से। हाँ, हम बात कर रहे हैं 27 साल की किरण और उसकी सहकर्मी प्रेमा की। कुछ रिपोर्ट्स में इनका नाम प्रेरणा भी दिया गया है। राइट। तो ये दोनों बेंगलोर के राजानगर में बशाम सर्कल के पास एक टेलीकॉम स्टोर में काम करते थे, जहां से इनकी जान पहचान हुई। सही बात है, मतलब पिछले 1-2 साल से वो एक दूसरे को जानते थे और लगभग 6 महीने से उनका एक रोमांटिक रिश्ता था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रिश्ता अब कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। हाँ, दोनों के बीच टेंशन काफी बढ़ रही थी। प्रेमा को लगातार ये शक हो रहा था कि किरण का कहीं और अफेयर चल रहा है, जो कि इस तरह के मामलों में एक बहुत ही कॉमन ट्रिगर होता है। बिल्कुल, उसे लगता था कि किरण उसे नजरअंदाज कर रहा है और उससे शादी करने से बच रहा है। अब एक आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या सोचता है? यही कि अगर रिश्ता नहीं चल रहा तो ब्रेकअप कर लिया जाए। वही तो, रास्ता अलग कर लो। लेकिन यहाँ ब्रेकअप की जगह किसी की जान लेने का रास्ता क्यों चुना गया, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। एक सामान्य सा मनमुटाव इतने हिंसक इंतकाम में कैसे बदल जाता है? साइकोलॉजी में हम इसे पॉजेसिव एस्केलेशन के रूप में देखते हैं। पॉजेसिव एस्केलेशन? हाँ, मतलब जब किसी इंसान का ईगो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि सामने वाला इंसान आजाद है, वो अपनी मर्जी से उसे छोड़ सकता है, ओहो, तो वो अपना कंट्रोल खोने के डर से बचने के लिए उस इंसान को ही पूरी तरह से मिटाने का फैसला कर लेता है। और ये फैसला रातों रात नहीं लिया जाता। मंगलवार दोपहर की घटनाओं को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। हाँ, मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच का वक्त। हाँ, प्रेमा किरण को मगाड़ी रोड स्थित अंजना नगर में अपने किराए के घर पर बुलाती है। सही समय है, दिन का वक्त। हाँ, लेकिन ये समय का चुनाव मुझे एक शिकारी की याद दिलाता है। शिकारी? किस सेंस में? मतलब एक ऐसा शिकारी जो अपने शिकार को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराकर जाल में फंसाता है। एक क्लोज रिश्ते में जो गुस्सा पनप रहा था, उसे उसने सरप्राइज का नाम देकर एक खौफनाक जाल में बदल दिया। ये शिकारी वाली एनालॉजी काफी दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक साइकोलॉजिकल पेंच भी है। अच्छा, वो क्या? एक जो आम शिकारी होता है वो जंगल में कैमोफ्लाज का इस्तेमाल करता है, मतलब वो पत्तों और झाड़ियों के पीछे छुपता है। लेकिन यहाँ जो छलावरण इस्तेमाल हुआ ना, वो अंतरंगता और रोमांस का था। माय गॉड! और ये घर का खाली होना कोई संयोग नहीं था। प्रेमा ने जानबूझकर वो समय चुना जब उसकी माँ शांतम्मा और उसका भाई गिरीश काम पर गए हुए थे। और मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि उसके पिता पुलिस विभाग में है।
या स्थानिक नियंत्रण कहते हैं। इसका मतलब है कि वो जगह को कंट्रोल कर रही थी। एग्जैक्टली अपराधी अक्सर अपराध के लिए एक ऐसा दायरा या ऐसा एनवायरनमेंट चुनते हैं जहां बाहर से किसी के दखल देने की गुंजाइश एकदम जीरो हो जाए। ये पूर्व नियोजन का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है। ये तो सच में डरावना है। लेकिन अगर आप एकांत सुनिश्चित कर भी लें तो भी एक 27 साल के स्वस्थ युवा को अपने घर बुलाकर मारना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, वो शारीरिक रूप से विरोध करेगा। वही तो, अगर आप उस पे सीधा हमला करेंगे तो वो लड़ेगा, अपनी जान बचाने के लिए भागेगा या कम से कम जोर जोर से चिल्लाएगा तो जरूर। और यहीं पर वो विदेशी शैली वाले प्रपोजल का भ्रम काम आता है। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पीड़ित को शारीरिक रूप से बेबस बनाने के लिए एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चाल चली गई। प्रेमा ने किरण से क्या कहा था उस वक्त? प्रेमा ने किरण से कहा कि वो उसे वेस्टर्न स्टाइल या किसी फॉरेन ट्रेंड के हिसाब से प्रपोज करना चाहती है। उसने इस सरप्राइज के नाम पर किरण के कपड़े उतरवाए, फिर उसकी आंखों पर शॉल या किसी कपड़े से पट्टी बांधी और फिर उसने किरण के हाथ और पैर नायलॉन की रस्सी से एक कुर्सी से कसकर बांध दिए। अब आप सोचिए, कोई इंसान इतना सब कैसे होने दे सकता है? यही सवाल मेरे भी दिमाग में घूम रहा है। क्या किरण इतना भोला था कि उसे एक पल के लिए भी खतरे का एहसास नहीं हुआ? देखिए, इसे समझने के लिए हमें कॉग्निटिव डिसोनेंस या कहें तो संज्ञानात्मक असंगति के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये क्या होता है? हमारे दिमाग का एक बेसिक काम है कि वो पैटर्न को पहचानता है और हमें खतरों से बचाता है। अब जब किरण के हाथों को उस नायलॉन की रस्सी से कसा जा रहा होगा तो जाहिर है उसके शरीर के नर्वस सिस्टम ने एक अलार्म तो जरूर बजाया होगा कि ये रस्सी चुभ रही है, ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग एक बिल्कुल ही अलग कहानी प्रोसेस कर रहा था। कौन सी कहानी? यही कि अरे ये तो मेरी पार्टनर है, ये तो कोई रोमांटिक सरप्राइज है। ओह, यानी उसका दिमाग दो बिल्कुल अलग अलग और विरोधी बातों के बीच फंस गया था। एक तरफ फिजिकल पेन और दूसरी तरफ एक सरप्राइज की उम्मीद। एकदम सही। और जब ऐसी स्थिति बनती है ना, तो इंसान का दिमाग अक्सर उस बात को सच मान लेता है जो उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होती है। यहाँ भरोसे ने उस थ्रेट वाले सिग्नल को पूरी तरह से दबा दिया। और शायद जो आज के मॉडर्न ट्रेंड्स हैं उनकी वजह से भी। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। मतलब आजकल सोशल मीडिया पर जिस तरह के अजीब अजीब और ओवर द टॉप प्रपोजल के वीडियो वायरल होते हैं, उससे शायद किरण को लगा होगा कि ये भी वैसा ही कुछ ट्रेंड है। बिल्कुल। और जब किरण ने रस्सियों के ज्यादा कसे होने पर शिकायत की तो प्रेमा ने उसे बस ये कहकर शांत कर दिया कि अरे ये तो स्टाइल का हिस्सा है, और किरण मान लिया। ये कितना खौफनाक है कि पीड़ित को आखिरी सेकंड तक पता ही नहीं चला कि वो मौत के जाल में फंस चुका है। मॉडर्न ट्रेंड्स और रोमांटिक जेस्चर्स का इस्तेमाल किसी के दिमाग को सुन्न करने के लिए किया गया। विश्वास का ये चरम दुरुपयोग ही इस मामले को इतना क्रूर बनाता है। उसने सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बांधा, मनोवैज्ञानिक रूप से भी अंधा कर दिया था। और जैसे ही किरण पूरी तरह से बेबस हो गया, वो कुर्सी से बंध गया। वो प्रपोजल का नाटक वही खत्म हो गया। बिल्कुल, असल इरादा सामने आ गया। प्रेमा ने किरण पर पेट्रोल और मिट्टी के तेल का मिक्सचर डाला और उसे आग लगा दी। एक इंसान जो कुर्सी से बंधा है, जिसकी आंखों पर पट्टी है, वो खुद को कैसे बचाता? वो कुछ नहीं कर सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस कत्ल के तुरंत बाद जो हुआ वो सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने की एक बहुत ही अजीब कोशिश थी। मुझे पड़ोसियों वाला वाक्य था। हाँ, जब धुआं उठा तो पड़ोसियों को लगा कि शायद गैस सिलेंडर फट गया है। वो घबराकर ऊपर की मंजिल पर भागे। जाहिर है धुआं देखकर कोई भी यही सोचेगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो प्रेमा एक बेडशीट में लिपटी हुई मिली। उसके बाल हल्के से जले हुए थे और शुरुआत में उसने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की। उसने क्या कहानी घड़ी थी? उसने कहा कि वो वॉशरूम में थी। तभी अचानक से एक बहुत तेज आवाज आई और जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि किरण ने खुद को आग लगा ली है। मतलब उसने सीधे सीधे आत्महत्या का दावा कर दिया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये काफी दिलचस्प है। मुझे तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। अंदर एक इंसान जिंदा जल रहा था और बाहर आकर ये आरोपी इतनी आसानी से आत्महत्या की मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। देखिए, होता क्या है कि अपराधी अक्सर अपराध करने के तुरंत बाद पैनिक करते हैं, घबरा जाते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ एक पूरी तरह से तैयार की हुई झूठी कहानी, जिसे हम क्रिमिनोलॉजी में एलिबाई कहते हैं, उसका मौजूद होना क्या दिखाता है? कि उसने बचने की प्लानिंग पहले से कर ली थी। एग्जैक्टली। ये दर्शाता है कि उसने पकड़े जाने से बचने का भी प्लान पहले ही सोच कर रखा था। वो पैनिक नहीं कर रही थी, वो एक्ट कर रही थी। लेकिन उसकी ये आत्महत्या वाली झूठी कहानी
बहुत ही जल्दी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। क्योंकि क्राइम सीन पर मौजूद हर एक सुराग कुछ और ही चिल्ला रहा था। हाँ, हर सुराग साजिश की गवाही दे रहा था। और यहीं से हमारा मुख्य फोकस सामने आता है, जो प्री मेडिटेशन या कहें कि पूर्व नियोजन के पक्के सबूत हैं, उनका विश्लेषण करना। तो सबसे पहला सबूत क्या था जो पुलिस को मिला? सबसे पहला सबूत था ईंधन या फ्यूल की पहले से की गई व्यवस्था। वो पेट्रोल और केरोसिन वाला मिश्रण। जी, पुलिस ने जब आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उन्होंने देखा कि किरण जब अपनी बाइक पर वहां आया था तो उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैकपैक था। यानी उसके पास कोई पेट्रोल या केरोसिन नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये था कि अगर किरण ने सुसाइड किया तो वो तेल कहाँ से आया? साफ है कि पेट्रोल और केरोसिन की व्यवस्था प्रेमा ने पहले से ही करके रखी थी। और पेट्रोल और केरोसिन को मिक्स करके रखना कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको सोचना पड़ता है, बाजार जाना पड़ता है, खरीद कर लाना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब कोई अचानक गुस्से में आके सब तो नहीं कर सकता ना। एकदम सही। इस पूरे प्रोसेस में इतना टाइम लगता है कि इंसान का गुस्सा शांत हो सकता है, वो अपने फैसले पर दोबारा सोच सकता है। लेकिन अगर वो फिर भी ऐसा कर रही है तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और फिर जो दूसरा सबूत था वो तो सुसाइड थ्योरी को सीधे तौर पर खारिज कर देता है। आप रस्सियों के निशान की बात कर रही हैं? हाँ, मृतक की कलाइयों और पैरों पर रस्सियों के कसने के गहरे निशान थे। अब आप ही बताइए, कोई इंसान खुद को कुर्सी से इतनी मजबूती से बांधकर आंखों पर पट्टी लगाकर खुद को आग कैसे लगा सकता है? ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है। खुद को पीछे की तरफ से बांधना तो कोई कर ही नहीं सकता। वही तो। लेकिन इन सब फिजिकल सबूतों के अलावा एक ऐसा सबूत सामने आया है जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। सबसे खौफनाक सबूत, वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला एंगल। हाँ, पुलिस को शक है और कुछ रिपोर्ट्स तो इस बात की पुष्टि भी करती है कि प्रेमा ने अपने मोबाइल फोन पर इस पूरी घटना का वीडियो बनाया था। ये सच में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट डीएल नागेश ने खुद अपने बयान में कहा है कि जब पीड़ित जल रहा था तब भी वो आरोपी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ये अपराध की क्रूरता को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या कोई इंसान अचानक गुस्से में आकर किसी को जलाता है और फिर आराम से अपने फोन का कैमरा ऑन कर लेता है? बिल्कुल नहीं। कैमरा ऑन करना ये साबित करता है कि ये कोई झगड़ा नहीं था, ये एक बाकायदा शो था जिसे पहले से डायरेक्ट किया गया था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जब आप कैमरा ऑन करते हैं और किसी इंसान को जलते हुए देखते हैं तो आप एक तरह का डिटैचमेंट महसूस करते हैं। डिटैचमेंट मतलब वो खुद को उस घटना से अलग कर रही थी। हाँ, कैमरे की स्क्रीन एक दीवार की तरह काम करती है। आप उस मोमेंट में एक हत्यारा नहीं रहते, आप बस एक दर्शक या एक डायरेक्टर बन जाते हैं। ये तो बहुत ही भयानक माइंडसेट है। बिल्कुल। और अगर हम इन सभी सबूतों को एक साथ रखकर देखें, जैसे कि परिवार की अनुपस्थिति, हाँ, और पहले से खरीदा गया वो तेल का मिश्रण, वो नायलॉन की मजबूत रस्सियां, और सबसे बढ़कर वो रिकॉर्डिंग, ये सब जोड़कर साफ समझ आता है कि ये कोई क्राइम ऑफ पैशन नहीं था। ये एक पूरी तरह से सोची समझी कोल्ड ब्लडेड मर्डर की साजिश थी। बिल्कुल सही। तो हमारा ये गहन विश्लेषण एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि कैसे एक बिगड़ते रिश्ते की कड़वाहट ने एक इतनी खौफनाक और पूर्व नियोजित हत्या का रूप ले लिया। वो विदेशी प्रपोजल का बहाना तो सिर्फ एक टूल था, एक साधन था। हाँ, जबकि असली मकसद तो एक बेबस इंसान को बेरहमी से मौत के घाट उतारना था। और ये घटना हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सच में ये हमें सचेत करती है कि कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर जो ये सरप्राइज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स चलते हैं, उनका इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए कितनी आसानी से किया जा सकता है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के एक्सट्रीम और खतरनाक परिणामों को भी उजागर करता है। जब चीजें खराब हों तो समय रहते बाहर निकलना कितना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक गहरा और विचलित करने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या? जिस वक्त वो ये सब अपने मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड कर रही थी, उस वीडियो का दर्शक कौन था? मतलब उसकी ऑडियंस कौन थी? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? क्या वो इसे अपनी जीत की किसी ट्रॉफी के रूप में हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, या फिर ये किसी विकृत प्रतिशोध को, उस बदले को बार बार जीने का एक तरीका था? या शायद डिजिटल युग की वो बेरुखी जहाँ हर चीज बस कंटेंट है। एग्जैक्टली। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के डिजिटल युग में जहाँ हम अपनी हर सांस को कैमरे में कैद करना चाहते हैं, एक इंसान की सोच कितनी खौफनाक हद तक नीचे गिर सकती है कि वो किसी की दर्दनाक मौत को भी एक कंटेंट की तरह रिकॉर्ड करे। ये एक ऐसा अंधेरा है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल।
इसके बारे में ज़रूर सोचेगा। आज के इस डीप डाइव में बस